तो जिन जिन बच्चों का 23 जनवरी फिजिक्स का पेपर शिफ्ट 1 में था वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के अपने सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि हर एक पेपर में किस चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल वही तरीके आपको अडॉप्ट करने हैं। अगर इस बार का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपके पास में अप्रैल का अटेम्प्ट भी है, उसमें आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे। बिकॉज हमें हमेशा लाइफ में थोड़ा ऊंचा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपका पेपर इतना अच्छा नहीं हो तो डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइए। आपके पास अभी एक मौका है, बस आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में वोल्टेज और करंट है तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सीधा सीधा सवाल हो गया। अभी तक अगर मैं इस पेपर का लेवल देखूं तो इस पेपर का लेवल कंपैरेटिवली से प्रीवियस वाली जो शिफ्ट्स आई हैं उनसे थोड़ा सा बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लो में सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और कहीं पर आपको क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है तो आप इसको सवाल को कर सकते हैं, बट अगर आपको टाइम बचाना है तो इस सवाल को बाद में आप आइए जब आपके पास में आप पूरा पेपर एक बार कर चुके हैं। थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए उन्होंने करा है कि कैलकुलेशंस में आपका टाइम चला जाए तो आप पैनिक करेंगे, बट ठीक है। तो डेफिनेटली मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि कट ऑफ तो इस पेपर में नीचे जाएंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मेरा तो हमेशा मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आप सिंपल बस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हमेशा स्टूडेंट जब हम होते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह से चलता है कि हम किसी भी चीज़ को देख के परसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है विदाउट इवन अटेम्प्टिंग या ट्राइंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यालम पर। और आज मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें कि मैं 2026 के जो जेईई मेंस के पेपर अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट में आए हैं, उसी में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 23 जनवरी को जो शिफ्ट 1 का फिज़िक्स का पेपर आया था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अभी ये सारे क्वेश्चंस आपके पास मेमोरी बेस्ड हैं, बट फिर भी हमें अंदाज़ा लगता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहा है। और अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए 23 जनवरी का शिफ्ट 1 के फिज़िक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो जिन जिन बच्चों का 23 जनवरी फिज़िक्स का पेपर शिफ्ट 1 में था वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के अपने सॉल्यूशंस को देख सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे कैसे करना था अगर मैं नहीं कर पाया, और अगर मैंने करा है तो क्या मैंने वो ठीक करा है क्वेश्चन, किस तरह के पेपर में मतलब कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे और किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, जिससे हम ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि अच्छा इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस वाज अ डिसेंट अटेम्प्ट और कितने क्वेश्चंस पर हमारी कितनी परसेंटाइल आ सकती है। तो उससे प्रीवियस वाली वीडियोस भी जिन बच्चों ने अगर देखी है वो देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलरली शिफ्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि हर एक पेपर में किस चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और अगर किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट है तो उसमें क्या परसेंटाइल होनी चाहिए बच्चों की, जिससे कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा 90 परसेंटाइल किस पर आएगी, 95 परसेंटाइल किस पर आएगी, 99 परसेंटाइल किस पर आएगी। तो वो सब डिस्कशन हम इस वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ देखते रहिए, सॉल्यूशंस देखते रहिए, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगी, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल वही तरीके आपको अडॉप्ट करने हैं। अगर इस बार का पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपके पास में अप्रैल का अटेम्प्ट भी है, उसमें आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये पेपर हो चुका है और अच्छा नहीं गया, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, और जिनका अच्छा चला गया है वो भी कॉन्सेंट्रेट करिए अपने बोर्ड एग्जाम्स पे और स्टे ग्राउंडेड, और अगले अटेम्प्ट के लिए मेहनत करिए। बिकॉज हमें हमेशा लाइफ में थोड़ा ऊंचा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपका पेपर इतना अच्छा नहीं हो तो डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइए। आपके पास अभी एक मौका है जहाँ पर आप ये पर्टिकुलरली अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और अपनी परसेंटेज को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने जेईई मेंस के पेपर की डिस्कशन को। तो पहला सवाल है और रॉड ऑफ मास m in length L falls from rest in a region of uniform horizontal magnetic field B. Find induced EMF in the rod after falling through a distance x. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा
इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, BLV, बट यहाँ पर वेलोसिटी हमें नहीं दी गई है, बट x डिस्टेंस आपके पास में वो मूव कर चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो x डिस्टेंस है उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी को हमें इन टर्म्स ऑफ x डिस्टेंस लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आएंगे, v² इक्वल्स टू 2gx, तो यहाँ से वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gx, तो सीधा सीधा EMF मेरे पास कितना आ जाएगा, BL अंडर रूट ऑफ 2gx। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, विच इज़ माई थर्ड ऑप्शन। तो सीधा सीधा बेसिक सा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, BLV और वेलोसिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, विच इज फाइंड कैपेसिटेंस C फॉर द गिवन सर्किट। ये हमें दिया गया है, इंडक्टर दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और मुझे वोल्टेज ओमेगा वगैरह सब दे दिया गया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास में जो वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच में किसी भी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे पता लगता है कि tan phi 0, जिसका मतलब है XL बराबर XC। अब XL है ओमेगा L और XC है 1/ωc। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज 1/ω² L। ओमेगा है आपके पास में 100, सो 100 का स्क्वायर, और इंडक्टेंस आपको दी हुई है विच इज़ 20, तो 20 डाल देते हैं। सो दिस इज 1/2 इंटू 10⁻⁵, तो दिस इज 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻⁵, विच इज़ 5 इंटू 10⁻�6। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। तो अगेन बेसिक सा सवाल है ऑल्टरनेटिंग करंट का, बस आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में वोल्टेज और करंट है तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सीधा सीधा सवाल हो गया। बहुत बेसिक सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अब हमारे पास थर्ड सवाल है, जहाँ पे है ऑल आर सिलेंड्रिकल रॉड्स हैविंग रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r एंड मास ऑफ ईच रॉड इज m/4, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y/। तो हमारे पास में ये जो आपके पास में दो सिलेंडर्स हैं, इनके लिए ये जो एक्सिस है ये तो आपके पास में हो गई अलोंग द डायमीटर, और अलोंग द डायमीटर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr² प्लस ml²/12। ठीक है, अब ये जो दो रॉड्स हैं इनके लिए तो ये एक्सिस किसी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे लग जाएगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो ये बनेगा mr²/2 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो मास है वो m/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देते हैं सब कुछ, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 4, और ये कितने टाइम्स है, ये ऐसी दो रॉड्स हैं, और ये भी कितने टाइम्स है, ऐसी दो रॉड्स हैं। तो ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा mr²/8 प्लस ml²/24 प्लस दिस विल बिकम mr²/4 एंड दिस विल बिकम ml²/8। तो लेट अस सॉल्व, तो ये बनेगा 3/8 mr², ठीक है, और ये बनेगा आपके पास में ml²/6, तो 3/8 mr² प्लस ml²/6 बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है विच इज़ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद है तो आप कर लेंगे इस सवाल को, अगर याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है फोर्थ, विच इज़ A and B are identical point masses. A is released as shown in diagram at an angle of 60 degree from vertical. Find R, okay, if B is able to reach point C after elastic impact. तो यहाँ से आया, इसको कोलाइड किया और फिर ये आपके पास में पॉइंट C तक चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास में यहाँ पर इलास्टिक इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले ए के पास कितनी एनर्जी है, ए के पास एनर्जी है mgl 1 - cos 60, तो ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बी के पास काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन और ये आपके पास में जो मासेस हैं आइडेंटिकल है। तो मुझे पता है कि आइडेंटिकल मासेस जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो सारी की सारी इसके पास चली जाएगी। अब इसके बाद ये जो आपके पास में बी है, इसको पॉइंट सी तक पहुँचना है, इज एबल टू रीच पॉइंट सी। तो इसका मतलब यहाँ पर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बी किस तरह के मोशन में जा रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर इसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम √5 g/r होनी चाहिए। तो
तो मिनिमम √5GR होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको। तो mgl दिस इज 1 - 1/2 इक्वल्स टू ½ m इंटू 5GR। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी mgl/2 इक्वल्स टू 5mgr/2। तो यहाँ से आपके पास में अगर हम देखें तो फाइंड r, तो हमें पास mg से mg कट गया, 2 से 2, तो r मेरे पास कितना आ गया l/5। तो l/5 मेरे पास होना चाहिए, तो दिस इज माय आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है अमंग द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। ओके, हाइड्रोजन है 2 से 1, तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो 2 से 1, तो मेरे पास में है 13.6 1/1 - 1/4। दिस विल बी माई एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। और हाइड्रोजन के लिए तो हमारे पास Z1 होता है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 13.6 इंटू 3/4। तो 13.6 का 3/4 से अगर हम करेंगे तो कितना आता है? इतना तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 13.6 का 75% कितना आता है? 13.6 का 75%, 13.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10.2। तो ये तो नहीं है, पहला नहीं है। लिथियम 2 पॉजिटिव, तो लिथियम 2 पॉजिटिव 13.6 बोल रहा है, तो 2 से 1, तो अगेन यहाँ पर आपको बस Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका Z है आपके पास में लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये हो गया आपके पास में 13.6 इंटू 27/4। 13.6 से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हीलियम पर आते हैं, 2 से 1, तो हीलियम का Z होता है आपके पास में कितना? एटॉमिक नंबर आपके पास में हीलियम का है 4, तो हीलियम पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कितना? हाइड्रोजन लिथियम, लिथियम का 3 नहीं होता, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 से 4, तो सॉरी 13.6 इंटू 3 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब हीलियम पॉजिटिव पर आते हैं। हीलियम पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 ही होता है, तो ये हो गया 27/4। सॉरी, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। अब हीलियम पर आते हैं, तो हीलियम है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का होता है 2, तो इसका मतलब 13.6 इंटू 3/4, 2 से 1 है ये भी, इंटू 4, तो 13.6 इंटू 3, 3 6 18, 1 3 3 9, दिस इज 40.8। तो ये आंसर आपके पास में करेक्ट है, विच इज हीलियम पॉजिटिव। तो दिस इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए तो ये, बाकी किसी के लिए आपके पास में 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज फिफ्थ। तो फिफ्थ पर आते हैं, विच इज फाइंड द एंगल ए ऑफ सेकंड प्रिज्म सो दैट लाइट रे सफर्स डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब कंडीशन है हमारे पास में, विच इज μ-1 टाइम्स A1 इक्वल्स टू μ2 - 1 टाइम्स A2। दिस इज माय कंडीशन। यहाँ पर इसका है 1.72, 1.72 - 1, इसका है आपके पास में प्रिज्म एंगल 5, μ2 1.90 - 1, और A2 मुझे निकालना है। तो यहाँ से ज़रा सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बी 0.72 इंटू 5 इक्वल्स टू 0.90 इंटू A2। तो कैलकुलेशन करेंगे ज़रा, तो 72 इंटू 5/90, दिस इज 18, दिस इज 4 ज़ा, तो A2 हो गया 4 डिग्रीज। तो 4 डिग्रीज इज योर आंसर। तो सिक्स्थ का ऑप्शन हो गया। तो सीधा सीधा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 7 पर आते हैं। देयर आर 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एज शोन, दे आर इन इक्विलिब्रियम। If m1/m2 is alpha, k1/k2 is beta, then the ratio of energies of the spring। तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नेट फोर्सेस 0 हो रही हैं। तो m1g विल बी इक्वल्स टू k1x, तो यहाँ से x आ जाएगा m1g ओवर k1। तो रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द स्प्रिंग। इसी तरह से दिस इज x1, x2 विल बी m2g ओवर k2। अब रेशियो ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे, तो u1/u2 विल बी इक्वल्स टू हाफ k1 x1 का स्क्वायर ओवर हाफ k2 x2 का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल। सो अब हम k1/k2 की बात करेंगे, तो k1/k2 इज कमिंग आउट टू बी बीटा, तो दिस इज बीटा। और अब यहाँ पर x1/x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज m1g/k1 m2g/k2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारे पास में अगर हम देखें तो जी से जी कैंसिल, तो अब मेरे पास में रिलेशनशिप बन रहा है बीटा टाइम्स m1/m2 का होल स्क्वायर इंटू k2 बाई k1 का होल स्क्वायर। तो बस अब वैल्यूज डालनी है, m1/m2 इज अल्फा, तो बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज 1/बीटा स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। सो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में? पहला ही ऑप्शन है, तो दिस इज माय आंसर। तो 7th का पहला ऑप्शन हो गया। तो बस आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस और एनर्जी स्टोर्ड आना चाहिए। बट अभी तक अगर मैं इस पेपर का लेवल देखूं तो इस पेपर का लेवल कंपैरेटिवली से प्रीवियस वाली जो शिफ्ट्स आई हैं उनसे थोड़ा सा बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लो में सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और कहीं पर आपको क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो बोल रहा है masses m and 2m are connected by a massless rod of length d. If angular momentum about axis passing through center of mass and perpendicular to length is L, the angular speed of the system is. ओके, तो हमें यहाँ पर आपके पास एंगुलर स्पीड निकालनी है और ये आपके पास एक्सेस दे रखा है। ठीक है, तो कर लेते हैं। हमें पता है L इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। तो हमें बट यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो भी आपके पास में अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? m इंटू 0 प्लस 2m इंटू स्मॉल l, d है तो d ले लेते हैं ओवर 3m, तो दिस इज इक्वल टू 2d/3। तो मुझे पता है कि इसका मतलब आपके पास में यहाँ से ये 2d/3 के डिस्टेंस पर है। तो अब मैं अगर आपके पास में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिखने जाऊंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 विल बी इक्वल्स टू m इंटू 2d/3 का होल स्क्वायर, और I2 लिखने जाऊंगा तो दिस विल बी m इंटू d/3 का होल स्क्वायर, जहाँ पे मास है 2 टाइम्स। तो अब बस पुट कर देना है मुझे इस इक्वेशन के अंदर। तो L इक्वल्स टू I1 ओमेगा विच इज m इंटू 4d²/9 टाइम्स ओमेगा प्लस 2m d²/9 टाइम्स ओमेगा। तो अब यहाँ से आपको बस कैलकुलेशंस करनी है। तो L इक्वल्स टू, अगर इसको करने जाएंगे तो दिस विल बी 6md² ओमेगा/9, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3l/2md² इक्वल्स टू ओमेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 3l/2md², पहला ही ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट सेटअप fringe widths are equal. If ratio of slit separation is 2 and wavelength ratio is this, find the ratio of screen distances in both setup. तो आपके पास में फ्रिंज विड्थ सेम दे रखी है, तो फ्रिंज विड्थ सेम दे रखी है, तो इसका मतलब हमारे पास में फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। तो मेरे पास में पहले की फ्रिंज विड्थ अगर मैं लिखने जाऊंगा तो β1 विल बी λ1 d1 ओवर स्मॉल d1, और β2 लिखने जाऊंगा तो λ2 d2 ओवर स्मॉल d2। तो मेरे पास में सिंस यहाँ पे बोला गया है कि दोनों की फ्रिंज विड्थ बराबर है, तो इसका मतलब λ1 d1 ओवर स्मॉल d1 इक्वल्स टू λ2 d2 ओवर स्मॉल d2, ये बराबर हो गया। अब रेशियो ऑफ द स्प्लिट सेपरेशन इज 2, तो इसका मतलब इसको उधर लेके जाता हूँ, लैम्डा d1/d2 लेके जाते हैं, तो दिस इज λ2/λ1 इंटू d1/d2। d1/d2 2 है और वेवलेंथ का रेशियो कितना है? 1:2। तो λ1/λ2 1:2 है, तो λ2/λ1 2 इंटू 2, तो ये 4:1 आ गया। तो 4:1 कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था वेव ऑप्टिक्स का, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ओके, तो ये वाले जो दोनों क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे, इसमें कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है, a rod of mass m in length L is released from position shown with upper end hinged in uniform horizontal magnetic field, find maximum induced EMF। तो अब ये रॉड है और ये रॉड आपके पास में इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। तो जब ये रॉड आपके पास में इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF इन दी रॉड हमें निकालनी है। तो हमारे पास क्या होगा? हमें पता है कि आपके पास में दिस विल बी BA this will be half B ओमेगा L²। तो अब यहाँ पर मेरे पास में ओमेगा नहीं पता है हमें, तो
ओमेगा ही हमें निकालनी होगी। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे ये देखना होगा। तो हमारे पास में सिंस ये घूम रही है तो ये मेरे पास में लेंथ L है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने जाएंगे तो मेरे पास में आई हैव mg L 1 माइनस कॉस 60 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास आएगा mg L बाई 2 इक्वल्स टू हाफ, आई की बात करेंगे तो दिस इज ml स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से 2, m से m, L से L। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 3g बाय L इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 3g बाय L का अंडर रूट। तो अब यहाँ पर आपको क्या करने की जरूरत है, इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो दिस इज हाफ b L स्क्वायर, ओमेगा इज अंडर रूट 3g बाय L। तो अब देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास में हाफ b 3/8, तो हाफ को अंदर लेके जाएंगे तो ये तो 1/4 बनेगा। अच्छा 2b आ रहा है क्या कहीं से, ml स्क्वायर बाय दिस, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास ओह सॉरी, यहाँ पर हमारे पास में ये होगा डिवाइड बाय 2 बिकॉज रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4, सेंटर ऑफ मास पर इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो दिस विल बी 2L। ओके, सो दिस इज 2L। तो अब हम लेके जाते हैं इसको 2 को अंदर। सो दिस विल बी BL अंडर रूट ऑफ 3GL ओवर 8। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, बिल्कुल आ रहा है, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो देख लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ता है, तभी आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब मेरा से मिस हो गया कि अच्छा इसका जो मास है वो तो रिजिड ऑब्जेक्ट है तो इसका मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। बट जब मैं ऑप्शन पर आया तो मेरे पास में एक 2 का गड़बड़ आ रहा था, तो मैं सोच पाया कि अरे सेंटर ऑफ मास पर है, तो मैंने उसको ठीक कर लिया। तो ये होता है जब आप तेज करना स्टार्ट करते हो क्वेश्चंस को, बिकॉज हमारे को टाइम भी तो सेव करना है। तो मैं भी उसी बिल्कुल माइंडसेट से यहाँ पर पेपर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं पेपर में बैठा और उसको मैं जल्दी फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है, नहीं आता तो मैं छोड़ के चलूँगा आगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है, तो अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे 2 मीडियम्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N1 और N2 है, हैव प्लेन इंटरफेस। इन द फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, एंड इन सेकंड मीडियम जिस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो अब आपके पास में लाइट ट्रैवल कर रही है, सपोजली हम बोलते हैं कि ये आपके पास में N1 है और ये आपके पास में N2 है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 2.4 इंटू 10⁸, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 2.8 इंटू 10⁸। तो मुझसे पूछा गया है आपके पास में क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब लाइट आई और आपके पास में इस तरह से चलेगी, तो दिस इज माय क्रिटिकल एंगल। तो साइन IC विल बी इक्वल्स टू N2 बाय N1। ओके, तो अब N2 बाय N1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो N2 बाय N1 की वैल्यू होगी आपके पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्पीड ऑफ लाइट, तो 2.4 ओवर 2.8। सो दिस विल बी साइन IC इक्वल्स टू 2.4 ओवर 2.8 गया, दिस इज 6 जा, दिस इज 7 जा। सो IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6/7। साइन इनवर्स 6/7 हमें दिया हो गया है, बिल्कुल दिया गया है, विच इज थर्ड ऑप्शन। तो सीधा यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया है, और क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। तो स्क्रू गेज का सवाल आ गया है और लीस्ट काउंट वगैरह का सवाल आ गया है। तो लीस्ट काउंट उसका है आपके पास में 12th में 0.01 mm, यह है लीस्ट काउंट। Using the screw gauge, a measurement was done when nothing was present in the jaw. Zero circular scale was above reference line was 3 units. तो इसका मतलब ये जीरो एरर है। तो जीरो एरर आपके पास में कितना है, जीरो एरर है 3 यूनिट्स। तो फाइनल जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी उसमें से जीरो एरर को हमें माइनस करना पड़ेगा। When a sphere was kept between the jaws, main scale reads 1 mm and 51st division of circular scale.
द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द बॉल इज। तो इसका मतलब हमारे पास में डायमीटर हो गया आपके पास में कितना 1 mm प्लस 51 इंटू लीस्ट काउंट, एंड दिस इज 1 mm प्लस 5 इंटू 0.01, so this will be 1 mm plus 51, तो this will be 0.51 mm। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.51 mm। बट मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 अबव यूनिट्स थी, तो 3 यूनिट्स माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 3 अगर मैं हाइट हटाऊंगा तो 1.48, क्योंकि 3 इंटू 0.01 तो 0.03, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डायमीटर इज 1.48। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ अ मटेरियल इज शोन, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो हमें पता है कि भैया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है, तो यहाँ तो स्लोप लेनी है। तो स्लोप लेनी है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। तो दिस इज, ये आपके पास में 3 है और यहाँ पे स्ट्रेस भी आपके पास 3 है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ओवर स्ट्रेन इज 3, तो दिस इज 10 टू द पावर 8। तो सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट को लेके आप अपनी स्लोप्स निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन 14th। अब इन द गिवन डायग्राम इफ आई जेड इक्वल्स टू 4IL, तो आई जेड का मतलब ये आपके पास में है जीनर डायोड, और IL मतलब लोड रेजिस्टेंस आपके पास में ये है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ RS, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आपके पास में कितना जाएगा? तो जो हमारे पास जीनर डायोड है उसका जो काम होता है वो काम ही होता है कि भैया वो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करे, वोल्टेज को मेंटेन करे। तो इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी? 5 वोल्ट। तो बची कितनी वोल्टेज? 20 वोल्ट। तो अब टोटल करंट जो आपके पास में सर्किट में चला था विच वाज IZ प्लस IL, IZ प्लस IL। IZ इज 4 टाइम्स, तो दिस इज 5 टाइम्स IL, और IL हमें दे रखा है 5 मिली एम्पियर, तो 25 मिली एम्पियर इज द करंट। तो करंट 25 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस RS, और वोल्टेज है 20। तो यहाँ से रेजिस्टेंस RS आ जाएगा 20/25 इंटू 10 टू द पावर 3। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 4000/5, दिस इज 800। सो आपके पास में रेजिस्टेंस है 800। तो ये शायद इंटीजर टाइप सवाल होगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 800, जहाँ पे जीनर डायोड का क्वेश्चन आ गया है। चलिए अब 15 पर आते हैं। 15 था a set of measurements of a certain parameter is 20.00, 19.75, 18.25 and 17.01। तो फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स। तो अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर निकालना है तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इनकी मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो सवाल है बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल है। 20 प्लस 19.75 प्लस 18.25 प्लस 17.01। तो 19.75 प्लस 18.25 कितना बन जाएगा मेरे पास में? ये बन गया 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 20 58, 58 प्लस 17, 58 प्लस 17 हो गया कितना? 75.01 डिवाइड बाय 1 2 3 4। तो ज़रा मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो 75.01 डिवाइड बाय 4, तो 75.01 डिवाइड बाय 4, दिस इज 18.7525, 18.7525। बट मुझे पता है कि सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं तो मैं 4 तक ही रखूँगा। तो 18.75 में अपना मीन वैल्यू ले लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हर एक की आपके पास में क्या निकालनी पड़ेगी? एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं हम। तो दिस विल बी मॉड ऑफ 20 माइनस 18.75 प्लस मॉड ऑफ 19.75 माइनस 18.75 प्लस मॉड ऑफ 18.25 माइनस 18.75 प्लस मॉड ऑफ
17.01 माइनस 18.75, तो करने जाते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.25, ये आएगा 1, ये आएगा 0.5 और ये आएगा आपके पास में कितना 1.74 और डिवाइड बाय कितना 4, तो दोबारा कर लेते हैं। दिस इज 1.5 2.75, तो 2.75 प्लस 1.74, तो दिस इज 2.75 प्लस 1.74 डिवाइड बाय 4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2225। तो अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है तो 1.222। ओके, सिंस द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और यहाँ पर आपके पास प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो हम इसको रेज नहीं करते, तो ये 1.2222 ही रहेगा। तो अब मेरे पास में ये एब्सोल्यूट मीन एरर आ गया, ये मेरे पास में मीन वैल्यू आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालना था तो बस 1.222 डिवाइड बाई 18.75। अगेन मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है बट कैलकुलेटिव है। तो 18.75, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.065। तो 0.065 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है। तो ये मेरा आंसर है। तो बस अब डायमेंशंस का एरर का पार्ट है बट कैलकुलेटिव है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। मैंने तो फटाफट कैलकुलेटर कर लिया बट एनटीए जो कैलकुलेटर देता है उसमें इतनी जल्दी कैलकुलेशंस नहीं होती, उसमें हमें क्लिक कर करके करना होता है, वो भी तो चला के ना, है ना। तो ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है तो आप इसको सवाल को कर सकते हैं बट अगर आपको टाइम बचाना है तो इस सवाल को बाद में आप आइए जब आपके पास में आप पूरा पेपर एक बार कर चुके हैं। मेरा तो सजेशन यही रहेगा बिकॉज कैलकुलेटिव है। हाँ, अगर आप पीछे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज इसमें तो +5 आएगा, +4 आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 16 पर, विच इज फिगर बिसाइड रिप्रेजेंट स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ फॉर 4 मटेरियल्स ABCD, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस। तो अब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ग्राफ नहीं है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, विच इज 1/y। तो 1/y जिसकी स्लोप सबसे कम उसका y सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम स्लोप किसके, a की, तो उसका y सबसे ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन हो गया। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि दिस इज स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस विच इज 1/y। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 17। A simple pendulum of length L 30 centimeter makes 20 oscillations in 10 seconds on a certain planet। ठीक है भाई, another pendulum makes 40 oscillations in 10 seconds on same planet, find the length of second pendulum। तो हमें पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है 2π√L/g। सेम प्लैनेट की बात करें तो g बराबर होगा, तो मेरे पास में 20 oscillations in 10 seconds, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया है 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू 2π√30/g। एंड नेक्स्ट है आपके पास में 40 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड्स, तो एक सेकेंड में आपके पास कितने, ओ सॉरी 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस होगी, 2। तो टाइम पीरियड हो गया 1/2 ही तो हो गया, सही है। और यहाँ पे 40 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड्स, तो आपके पास में 1/4 इक्वल्स टू 2π√L/g। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 2 इक्वल्स टू √30/L। सो L इक्वल्स टू 30/4 विच इज 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर्स इज माई आंसर विच इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना था। तो आपने देखा कि लगातार जो 3 सवाल है वो आसान आ गए, तो आपका पेपर जो है वो बैलेंस हो गया। तो पहले मुश्किल सवाल थे बट उसके बाद आपके पास तीनों ही सवाल बस फॉर्मूला बेस्ड है और सीधा सीधा सवाल हो गए हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। When there is no dielectric, then value of capacitance of a capacitor is C. Now some dielectric is inserted in this capacitor as shown in diagram. If capacitance becomes NC/3 then value। तो NCERT लेवल का है, मुझे पता है कि पहले ये दोनों आपके पास में पैरेलल में है, तो इनकी हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं और फिर उसका जो आपके पास में इक्विवेलेंट आएगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा। तो बस कर लेते हैं, 3 और 5 है, तो मेरे पास में हो गया A/2 इंटू 3ε/2/d/2 प्लस A/2 इंटू 5ε/d/2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 8A/d। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ये आ गया है। अब इसको मैंने C' मान लिया, अब दूसरे को C" मान लेता हूँ विच इज A इंटू 2ε/d/2। तो ये आ गया 4A/d। अब ये दोनों सीरीज में है तो ठीक है, 1/c इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/c' प्लस 1/c डबल डैश
डी अपॉन 8a एप्सिलॉन नॉट प्लस डी अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना आ गया ये मेरे पास में, ये आ गया है मेरे पास C इक्वलेंट 8/3a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो अब मुझे बोला गया था कि मेरे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ चुकी है NC/3। तो NC/3 तो 8/3a एप्सिलॉन नॉट बाय d इज इक्वल्स टू n a एप्सिलॉन नॉट बाय 3d। तो यहाँ से n मेरे पास कितना आ गया है 8। तो n की वैल्यू है 8। तो इंटीजर है, नियरेस्ट इंटीजर भैया n 8 ही है। नियरेस्ट इंटीजर क्यों बोला है, ये तो एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है हमारे पास में, तो विच इज 8। ओके क्लियर है। तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। तो चारों सवाल अब तक जो स्ट्रेट आए हैं वो आप आराम से कर सकते हो। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, विच इज 19। फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम पर मोल। ओके यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं गिवन है, बट वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें दी जाती है। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। तो अब यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकाले, तो यहाँ से वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपके पास में हम ऐसा कर सकते हैं, विच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m टाइम्स वेलोसिटी इज 3kBt/m। तो हमारे पास में दिस इज योर RMS वेलोसिटी जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच इज 3kBt/m। तो अब हम यहाँ पर ज़रा वैल्यूज डाल देते हैं। तो h/√of 3kBm टाइम्स t। आपको मोलर मास तो दिया गया है, kb भी दिया जाएगा आपको यहाँ पर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसकी वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर को केल्विन्स में पुट करेंगे और h आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बस आपको ध्यान देना है कि सारे नंबर सेम है, बस कैलकुलेटिव पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर जीरोस का डिफरेंस पड़ सकता है। तो कैलकुलेशंस कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ कैलकुलेशन करते करते, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसमें बस वैल्यूज डालनी है और आप कर सकते हैं उस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 20th, विच आर देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, वन एट वर्टेक्स एंड अदर एट फेस सेंटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके तो यहाँ पर आपके पास में 2q है, तो 2q की वजह से आपके पास में जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू q वो कितना होगा, 2q/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये आपके पास में फेस सेंटर है, तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम यहाँ से करने जाएंगे तो दिस विल बी हाउ मच, 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी 3q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 3q/4 एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। 2q के लिए हमें पता है कॉर्नर के लिए जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है विद q वो इतना होता है, और फेस सेंटर के लिए इतना होता है, दोनों को बस ऐड करना था। चलिए आसान सवाल नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v at an angle 60 degree with ground. Find the ratio of difference of kinetic energies at point C and point B with kinetic energy at points as shown in the diagram. Okay, तो ये है, तो रेशियो निकालना मुझे पता है। आपके पास में C पर तो काइनेटिक एनर्जी एट C विल बी हाफ mv² या हाफ mu²। जितनी मैक्सिमम आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारी की सारी C पर होगी। और जब हम B की बात करेंगे तो B पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, u cos थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी एट B का जब मैं फॉर्मूला यूज करने जाऊंगा तो वो हो जाएगा हाफ mu cos 60 का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर, मुझे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट C एंड पॉइंट B। तो पहले डिफरेंस निकालो, तो Kc माइनस Kb विथ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, तो डिवाइड बाय Kc, सो दिस विल बी हाफ mu² माइनस हाफ mu² cos स्क्वायर 60 ओवर हाफ mu²। सो यहाँ से आप देखेंगे कि ये सब गया, सो 1 माइनस cos 1/4, तो विच इज 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, आसान सवाल, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज E विच इज इक्वल्स टू कितना, 377 साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस के एक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दिस, ये भी गिवन है आपको, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको 377 दिया गया है। तो फाइंड द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव का मतलब होता है आपके पास में एक तरह से एनर्जी ओवर एरिया टाइम्स एरिया इनटू टाइम। सो एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। सो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको कि इनटू लेंथ कर देता हूँ। तो दिस इज एनर्जी ओवर वॉल्यूम इनटू टाइम t इनटू लेंथ, एंड लेंथ ओवर टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का मतलब हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो मेरे पास में उसके लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी c। जब वेलोसिटी c की बात करेंगे तो वेलोसिटी c होता है आपके पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन में म्यू नॉट। सो ई स्क्वायर कितना है 377 का स्क्वायर। तो 377 का स्क्वायर ओवर 2, और ये मुझे कितना दिया हुआ है 1 ओवर 377। सो 1 ओवर 377 तो कैंसिल, तो 377 ओवर 2, तो 377 ओवर 2 कितना होता है 188.5। तो मेरा आंसर हो गया 1। तो दैट इज माय आंसर। तो ये एक आपके पास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अगेन, बिकॉज यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए है, फिर आपको मैनिपुलेशन करनी है, बिकॉज यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ लाइट भी यूज़ कर लिया है। तो ये वैसे फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन टाइम सी, बट अगर आपको नहीं पता है, मैं बेसिक डेफिनेशन से गया और मैंने निकाल लिया फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, क्योंकि मैं भूल गया था कि इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज 23rd, और 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉल मेड ऑफ सेम मटेरियल कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ ईच बॉल, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉल्स। तो इसका मतलब आपके पास में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों चिपक गए, तो दोनों चिपक गए, तो आपके पास में कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो 15 इंटू 10 माइनस 25 इंटू 30 विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 25 40 इंटू वी। तो ये आपके पास में 150 माइनस 750 इक्वल्स टू 40 वी। तो वेलोसिटी जिससे चले आपके पास में वो हो जाएगी माइनस 600 बाय 40, दिस इज 15, सो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड से दोनों चले। तो अब कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई उसको भी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 15 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 25 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 40 इंटू 15 का स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास में लॉस्ट हो गई है। सो कितनी आएगी ये 100 15 इंटू 50 प्लस 25 बाई 25 इंटू कितना आएगा 450 माइनस 20 इंटू 225। अगेन कैलकुलेटिव है, दिस इज 750 प्लस 25 इंटू 450, तो कितना होगा 25 इंटू 25 इंटू 45 25 इंटू 45। अरे भैया बहुत कैलकुलेशन करा दी इन्होंने तो इस बार। 5 2 10 12 4 5 20 4 2 8 1 0 5 2 1 1 1 1 2 5 minus this will be 450, sorry 0 this, okay। तो अब मेरे पास में इसको ज़रा सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बनेगा ये, this is how much 750, so this is coming out to be 12,000 minus 4,500, so 12,000 minus 4,500 will be 7,500। तो 7,500 जूल्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस हो गई है, और वो आपके पास में गई है किस में 15C डेल्टा टी प्लस 25C डेल्टा टी। तो अगेन 15 प्लस 25 40, 7,500 इक्वल्स टू 40C डेल्टा टी।
अब स्पेसिफिक हीट दे रखी है, चलो जी बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने दे रखा है हमें। तो 31 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी हाउ मच, 7500 ओवर 40 इंटू 31। सो दिस इज, अच्छा जूल्स में था तो इसको 4.2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब ये गया, दिस इज हाउ मच 2, दिस इज 37.5, तो 37.5 ओवर 2 इंटू 31 इंटू 4.2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास में जो टेम्परेचर है बहुत कम आ रहा है। तो मेरा कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 50 25 इंटू 450, 11250, दिस इज 20 इंटू 225, 4500। दोनों में जा रही है आपके बस में। फाइंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉल, स्पेसिफिक हीट इज 31 कैलोरीज, तो 15 इंटू सी तो 7500, 11250 प्लस 750 माइनस 4500 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 31 डिवाइड बाय 4.2, 1.44। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ कैलकुलेशन में हमारी गड़बड़ हो गई है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, दिस वॉज 370, क्योंकि एक डेसिमल गया था ना मेरे पास में, तो 375 अपॉन दिस करेंगे तो 375 ओवर 31 इंटू 8.4, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो इन दोनों में से होगा, ज़रा कैलकुलेटर कर लेते हैं यूज़। कैलकुलेटर यूज़ करके अगर हम देखें तो हमारे पास में आएगा 375 डिवाइड बाय 31 एंड डिवाइड बाय 8.4, सो 1.44। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अगेन वेरी कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव है। तो हमें यहीं पर इतना समय लग रहा है, तो आपको एग्जाम में तो ज़्यादा ही समय लगने वाला है। ओके, तो पता नहीं ऐसी वैल्यूज़ क्यों दी हैं, चलो ठीक है। थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए उन्होंने करा है कि कैलकुलेशंस में आपका टाइम चला जाए तो आप पैनिक करेंगे, बट ठीक है। तो डेफिनेटली मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि कट ऑफ तो इस पेपर में नीचे जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है 24th, विच इज अ सर्कुलर रिंग एंड 2 वायर्स AC and BC are joined as shown. If all wires have resistance, this find the equivalent resistance between A and B. AC and BC are joined as shown in figure. तो हमें इसके क्रॉस आपके पास में क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पास में दो रेजिस्टेंस हैं, ये वाली, तो ये तो सीरीज़ में है, तो मेरे पास लैम्डा, तो ये कितना है, R है, तो लैम्डा आर ये हो गया। अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये तीनों आपके पास में किस में है, पैरेलल में है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा टाइम्स लेंथ कितनी होगी, कितना एंगल सेपरेट कर रहा है, 3π/2। सो आपके पास में रेडियस इंटू 3π/2 1 ओवर प्लस 1 ओवर लैम्डा इंटू आर इंटू π/2 प्लस 1 ओवर लैम्डा टाइम्स 2 लैम्डा टाइम्स आर, ये आपके पास में क्या आ गई, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट विच इज़ माय रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ जाइए कि ये आपके पास में पैरेलल और ये दोनों सीरीज में थे। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस को मैंने सिंपली क्या किया है, लैम्डा पर मीटर था, तो कितनी लेंथ होगी, रेडियस इनटू एंगल, लेंथ ऑफ आर्क। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 ओवर 3π लैम्डा आर प्लस 2 ओवर पाई लैम्डा आर प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा आर। अब आप यहाँ से आर इक्विवेलेंट, तो ज़रा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरे पास कितना होगा, 6π लैम्डा आर। सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी हाउ मच, 3π। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6π लैम्डा आर ओवर 3π प्लस 16। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में, ये बिल्कुल है पहला ऑप्शन। तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का बेसिक क्वेश्चन है, बस
थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे दे दिए तो कुछ बच्चे तो ऑप्शन देख के ही छोड़ देंगे कि अरे ये क्या दे दिया। बट यहीं पर आपको अपना पेशेंस और अपना दिमाग चलाना होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मेरा तो हमेशा मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आप सिंपल बस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट दिखता कैसे है कि अरे यार ये कैसे ऑप्शन है, तो कभी मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा या मैं निकाल ही नहीं पाऊंगी। तो हमेशा स्टूडेंट जब हम होते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह से चलता है कि हम किसी भी चीज़ को देख के परसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, विदाउट इवन अटेम्प्टिंग या ट्राइंग। तो यही चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं करनी होती, आपको अटेम्प्ट तो करना ही होता है। वैसे भी हम अगर पीछे देखें तो अगर आप पूरे पेपर का एनालिसिस देखेंगे, और मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूँगा तो इस पेपर में अगर आप 16-17 सवाल अगर आपने पूरे करेक्ट किए हैं तो वो 16-17 सवाल आपको अच्छी परसेंटाइल दिलाने वाले हैं इस पेपर में या इस शिफ्ट के अंदर, जब फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो 16-17 अगर आपने सवाल एकदम सही किए हैं, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, मैं करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड परसेंटाइल इन दिस पर्टिकुलर शिफ्ट। ये इसका एनालिसिस है। और पेपर जो था उसमें मतलब 11th भी था, 12th भी था, मिक्स था, तो हर तरह का सवाल इसमें था। जहाँ पे कैलकुलेटिव सवाल था तो जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग है, तो बच्चे ज़्यादा सवाल कर नहीं पाएंगे इसमें। तो इसीलिए मैंने 16 से 17 सवाल एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर बोला है कि अगर आप इतने क्वेश्चंस करके आए हैं तो बी हैप्पी, इंजॉय करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी टेंशन की बात नहीं है। अरे वो वाला शिफ्ट तो बहुत आसान आया था, वो लकी है, अरे मेरा तो शिफ्ट बहुत बेकार आया, बहुत मुश्किल आया, मैं अनलकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होती है। किसी का शिफ्ट आसान है तो उसमें कट ऑफ्स ऊपर जाएंगी, किसी का शिफ्ट मुश्किल है तो उसमें कट ऑफ्स नीचे जाएंगी। तो इसमें घबराने की क्या बात है। चलिए, अब हमने ये एनालिसिस कर लिया। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जब हमारे सारे शिफ्ट्स के पेपर हो जाएंगे तो फिर हम एक एक करके उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अच्छा, अब सारे शिफ्ट्स हमने एनालाइज कर लिए हैं, तो अब हमारे पास में परसेंटाइल्स किस तरह से हो सकती हैं उसको हम देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से ज़ोर शोर से पढ़ते रहिए, बिकॉज एग्ज़ाम फीवर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं। तो मेहनत करिए, डट के रहिए, और बस एक ही काम करते रहिए, और वो क्या है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।